हम अध्ययन करें यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी इकाई 6 हिंदी उपन्यास है। तो आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का अध्ययन करेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और इस उपन्यास का प्रकाशन 1946 में होता है, यानी कि आज़ादी से एक साल पहले का यह उपन्यास है। कई बार एग्जाम में रचनाओं का विधा पूछता है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा का विधा जो है उपन्यास है। इसके नाम से लगता है कि यह आत्मकथा है, इसको पढ़ने पर भी लगता है कि आत्मकथा है, लेकिन यह उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। और यह उपन्यास बाणभट्ट नामक जो कवि थे उनके जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। यह उपन्यास कथानक में नए प्रयोग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें जो है बाणभट्ट की 7 दिनों की कथा, जीवन कथा को 3 महीनों के अंतराल में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पिरोया है। तो इसमें कथानक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों टेक्निक में है, परंतु दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में। तो इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी बलिया में होता है। 19 अगस्त 1907 ईस्वी, याद रखिएगा, बलिया। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 में हो जाती है दिल्ली में। ये जो है एक प्रसिद्ध निबंधकार है। प्रसिद्ध आलोचक भी हैं और यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका 4 प्रसिद्ध उपन्यास है। इनका 4 प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें पहला तो बाणभट्ट की आत्मकथा है जो 1946 में प्रकाशित हुआ। दूसरा चारु चंद्रलेख है। चारु चंद्रलेख, याद रखिएगा, उपन्यासों का क्रम पूछता है। 1963 में प्रकाशित हुआ। तीसरा है पुनर्नवा जो 1973 में प्रकाशित होता है। और तीसरा है नामदास का पोथा। यह 1976 में प्रकाशित होता है। तो ये 4 इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। इनको 1957 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। 1957 में, याद रखिएगा, पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित। और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके प्रसिद्ध जो निबंध संग्रह है आलोक पर, उसके लिए साहित्य अकादमी आलोक पर निबंध के लिए। तो ये थे इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण इनका परिचय। अब हम बात करते हैं उपन्यास के बारे में। तो सबसे पहले हम उपन्यास के पात्रों को देखते हैं। यह उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, लेकिन इसमें ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों तत्वों का समावेश है। तो इसमें ऐतिहासिक पात्र भी है और काल्पनिक पात्र भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक पात्रों को। ऐतिहासिक पात्रों में जो बाणभट्ट है वो इस उपन्यास का नायक है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहते हैं। हर्षवर्धन उत्तर भारत के महान शासक हैं। भृगु शर्मा धावक, कृष्णवर्धन ग्रहवर्मा राजश्री हर्षवर्धन की बहन है, शिलभद्र और जयंत भट्ट। ये सब ऐतिहासिक पात्र है। काल्पनिक पात्र में जो प्रमुख पात्र है भट्टिनी, जो देवपुत्र तुबुर मिलिंद की कन्या रहती है। तुबुर मिलिंद की कन्या महामाया महारानी राजश्री जो रहती है उनकी सौत के रूप में रहती है। निपुणिका भट्टिनी की जो है सेविका रहती है। और ये निपुणिका और भट्टिनी दोनों जो है बाणभट्ट से प्रेम करती है। इसके अलावा इसमें भैरवी, विरटी व्रज, अमोघ व्रज, अघोर भैरव, मदनश्री, सुचरिता, चारुस्मिता, अघोर घंट, चंड मंडना और विद्युत पांगा, लोरिक देव, यह एक आभिर सामंत रहता है, मदन श्री और
आचार्यपाद, ये सभी काल्पनिक पात्र। तो ये हैं इनके प्रमुख कुछ पात्र। अब इस उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में बाणभट्ट के जीवन के 7 दिनों की कथा को 3 महीनों के अंतराल में कहा गया है। इसमें कवि बाणभट्ट के जीवन का आधार लेकर, ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है किसके जीवन पर आधारित है, लेकर राजा हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित 6ठी-7वीं शताब्दी की कथा इसमें वर्णित है। प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण इसमें किया गया है। नामवर सिंह इस उपन्यास को प्रेम ग्रंथ ही सिद्ध करते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इस उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन हुआ है। इसका कथानक इतिहास के पृष्ठभूमि पर आधारित है तथा अन्य सब कुछ कल्पित है। यह उपन्यास हर्षचरित, जिसके लेखक बाणभट्ट है, नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। इसमें ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों तत्वों का समावेश है। उपन्यास के शुरू और अंत में ऑस्ट्रिया निवासी मिस कैथराइन, जो भारत प्रेमी रहती है, इनकी कहानी वर्णित है। इस उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्त्रियों के संबंध में जो है उनके विचार स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। उपन्यास का उद्देश्य आजादी से पहले की स्थितियों का चित्रण तथा आगे के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। शैली की बात करें तो इसमें आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग है और संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग है। इसके अलावा जो है घटनाओं का क्रम भंग है, यानी कि क्रमानुसार घटना नहीं है। डायरी की तरह जो डायरी शैली में घटनाएं रहती है, कभी भी कोई भी घटना शुरू हो जाती है कहीं से भी, तो इस तरह की घटनाओं का क्रम जो है इसमें भंग है। क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग, विशेषणों की प्रचुरता इसमें विशेष रूप से दिखाई पड़ती है और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग है और आलंकारिक भाषा का प्रयोग इसमें दिखाई देता है। यह उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। इस उपन्यास की केंद्रीय विषय की बात करें तो तत्कालीन 7वीं शताब्दी, जो कि हर्षवर्धन कालीन युग है, उसका चित्रण है। ब्राह्मण यानी कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के टकराव का चित्रण इसमें मूल रूप से दिखाई पड़ता है। धर्म और लोक का प्रश्न इसमें जो है एक तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी उठाते हैं, लोक को जो है ज्यादा महत्व देते हैं। नारी चेतना का स्वर इसमें दिखाई पड़ता है। नारी मुक्ति और नारी जागरण का प्रश्न इसमें उठाया गया है। इसमें एक कोटेशन बार बार आता है, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। तो नारी संवेदनाओं को जो है इसमें अहम रूप से स्थान देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण इस उपन्यास में दिखाई पड़ता है और धार्मिक वर्चस्व का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। तो इस तरह से इस उपन्यास के केंद्रीय विषय के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसमें जितने भी तथ्यों को मैं बताई हूँ, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित हो, चाहे बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित हो, पात्रों में मुख्य पात्र और गौर पात्र सभी किसी से भी प्रश्न आ सकता है, आया भी था 2021 के एग्जाम में। तो ये सारा ही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विषय वस्तु, केंद्रीय विषय, पात्र और जो है भाषा शैली से भी प्रश्न पूछता है। तो सभी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को ध्यान में रखिए। अब देख लेते हैं इस उपन्यास का संक्षिप्त सारांश। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास बाणभट्ट नामक कवि के जीवन पर आधारित है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट के जीवन के 7 दिनों की कथा को 3 महीनों के अंतराल में पिरोकर पूरा किया है। परंतु इस उपन्यास का कथानक केवल कोरा भावुक कवि नहीं, वरन कर्मशील और संघर्षशील जीवन योद्धा है। उपन्यास की भूमिका में द्विवेदी जी उपन्यास लिखने का आधार बताते हुए ऑस्ट्रिया निवासी मिस कैथरीन, जो कि भारत प्रेमी है, जिसे उपन्यास में दीदी यानी कि दादी कहकर संबोधित करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, की कथा प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि दीदी जब भारत भ्रमण कर रही थी तो उन्हें सोर नदी के किनारे एक बाणभट्ट की आत्मकथा नाम से पांडुलिपि मिली थी, जिस पर लिखा था बाणभट्ट आत्मकथा लिख्यते, जिसे लिखने के लिए वह ब्योमकेश नामक किसी व्यक्ति को दी थी। संभवतः वह हजारी प्रसाद ही है, कुछ आलोचक बताते हैं। यह उपन्यास 7वीं सदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
का आधार लेकर लिखा गया है। जिस समय उत्तर भारत पर हुरों का आक्रमण था और स्थानीश्वर का शासक हर्षवर्धन था और बाणभट्ट उन्हीं के दरबारी कवि थे। उपन्यास की शुरुआत में बाणभट्ट और निपुणिका यानी कि जिन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी प्राकृत में न्यूनिया नाम बताते हैं कि स्थानीश्वर में भेंट होता है। इसी मुलाकात में निपुणिका बाणभट्ट को बताती है कि छोटे राजकुल में भट्टिनी बंदिनी है तथा वह उसे वहां से किसी तरह निकालना चाहती है। तब बाणभट्ट जो है स्त्री वेश में राजकुल में प्रवेश कर भट्टिनी को वहां से ले आता है। इसके बाद कुछ लोगों की सलाह से बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका गंगा में नौका द्वारा मगध की ओर प्रस्थान करता है। चुनार के किले के पास जाकर नौका पर कुछ डाकुओं का हमला होता है। तब भट्टिनी और निपुणिका गंगा में कूद जाती है। इसी घटनाक्रम में बाण के सामने दो चुनौती रहती है कि या तो वह बराह की मूर्ति को बचा सकता था या निपुणिका को। अंततः बाणभट्ट निश्चय करता है कि वह देव और लोक में से लोक की रक्षा करेगा और बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका को बचा लेता है। इसके बाद तीनों लोरिक देव नामक आभीर सामंत के यहाँ आवास के लिए चले जाते हैं। तत्पश्चात बाणभट्ट दोनों को सामंत के यहाँ छोड़कर हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रतिभा तथा कौशल के दम पर वह हर्ष के दरबार में राजकवि बन जाता है। इसके बाद इस उपन्यास में हर्ष भट्टिनी को स्थानीश्वर आमंत्रित करता है, जहां भट्टिनी के स्वतंत्र रानी के रूप में रहने आदि का वर्णन इस उपन्यास में है। इसके बाद यह पता चलता है कि भट्टिनी कोई मामूली स्त्री नहीं बल्कि यह आर्यावर्त यानी भारतवर्ष की रक्षिता शक्ति है तथा इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं जिससे कि भारतवर्ष की रक्षा हो सके। इसके बाद बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका पुनः स्थानीश्वर आता है तथा हर्ष के दरबार में पुनः एक बार रत्नावली नाटक का मंचन होता है। इस नाटक के समापन के साथ ही मंच पर ही निपुणिका का प्राणांत यानी कि मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इस उपन्यास का अंत होता है। तो ये था इस उपन्यास का संक्षिप्त सारांश। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे हम अगले वीडियो में मैला अंचल उपन्यास को इसी तरह से पढ़ेंगे।